हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूटेरिया। मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में जो है हमारा करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियो। हाल ही में यूटेरिया की करंट अफेयर्स की बुक प्रकाशित की गई है, जिसमें वार्षिकांक के तहत सितंबर 2019 से लेकर के सितंबर 2020 तक के बीच के एक वर्षों के घटनाक्रम को संग्रहित किया गया है। इसमें न केवल घटनाक्रम को संग्रहित किया गया है, बल्कि टॉप 1250 प्रश्नों का संग्रहण भी किया गया है, जो कुल 25 सेट में विभाजित किया गया है। इन सेटों में 50-50 प्रश्न दिए गए हैं, तो उन्हीं के प्रैक्टिस पर आधारित होगा हमारा आज का श्रृंखला। आने वाले 25 दिनों तक हम लोग टारगेट बेस के रूप में इन 25 सेटों का अध्ययन करेंगे। इनके प्रश्नों को जहां एक तरफ बनाने का प्रयास करेंगे, वहीं दूसरी ओर इन प्रश्नों पर डिस्कस करके कुछ अतिरिक्त जानकारी भी इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। इसमें कुल 50 प्रश्न दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि इस बुक को खरीद करके आपने पढ़ा भी होगा, तो आपके लिए आसान होगा इसको समझना। जिन दोस्तों के पास ये बुक नहीं है, वो अपने नज़दीकी दुकान या फ्लिपकार्ट के माध्यम से ऑर्डर कर सकते हैं। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में प्रैक्टिस टेस्ट 1 के इस खंड को। आते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा है, कुपोषण की समस्या को दूर करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस माह को जो है राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में घोषित की गई है। तो हाल ही में ये बहुत ही करंट अफेयर्स की घटना है। सितंबर 2020 को घोषित किया गया है पोषण माह के रूप में। पोषण एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इसे घोषित किया गया है, जिसके तहत 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से इसे जो है पोषण के रूप में जो है माह के रूप में मनाया जाएगा। इसके तहत जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र होंगे, वहां पर महिलाओं के पोषण एवं बच्चों के अंदर पोषण वृद्धि को लेकर के प्रयास किया जाएगा तथा जागरूकता फैलाया जाएगा। तो आप याद रख सकते हैं, सितंबर 2020 यानी 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक मनाने की घोषणा की गई है। आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भारत सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है, जिसका संबंध किससे है? छात्रों एवं शिक्षकों से, किसानों से, सिविल सेवकों से, मजदूरों से। इसका सही उत्तर है सिविल सेवकों से। सिविल सेवकों में रचनात्मक कार्य एवं नवाचारी क्रियाशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत जो है वो भारत सरकार द्वारा की गई है, ताकि किसी पदाधिकारी को सक्षम एवं पारदर्शी तथा अधिक क्रियाशील बनाया जा सके। तो पदाधिकारियों में जो है एक विशेष प्रकार की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिशन कर्मयोगी की शुरुआत राष्ट्रीय भारत सरकार द्वारा नए कार्यक्रम के रूप में किया गया है। आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर की 5 भाषाओं को जो है आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है। बात करते हैं ये 5 भाषाएं कौन कौन सी है, तो इसे ध्यान रखेंगे। उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी एवं अंग्रेजी। ये 5 भाषाएं हैं जिनको आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे लागू किया गया है, उसे लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? आपको बता दें कि इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश द्वारा जो है इसे लागू करने की सबसे पहली घोषणा जो है वो कर दी गई है। और इससे पहले आपको ये जानकारी भी रखनी होगी कि जुलाई 2020 में जो है के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। हालांकि कर्नाटक राज्य वो पहला राज्य था जिसने घोषणा की थी कि हम इसे लागू करेंगे, लेकिन उससे पहले ही हिमाचल प्रदेश द्वारा इसे लागू कर दिया गया है। आइए 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न है, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 4थे संस्करण का आयोजन यानी उसकी मेज़बानी किस राज्य को सौंपी गई है? तो हाल ही में इसकी घोषणा की गई थी और हरियाणा राज्य को ये सौंपा गया है। हरियाणा के पंचकुला में जो है वर्ष 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किया जाएगा। बात करें तो इससे पहले पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो दिल्ली में आयोजित किया गया था। दूसरा खेलो यूथ इंडिया गेम्स जो है वो महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था, जबकि तीसरा पिछला बार असम के गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। आते हैं 6ठे प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की मृत्यु के बाद उनके स्थान पर किसे जो है यह पद या कार्यभार सौंपा गया है? तो इसका सही उत्तर है आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं।
इन्हें अतिरिक्त प्रभार के रूप में मध्य प्रदेश के राज्यपाल का प्रभार सौंपा गया है। इससे पहले ये गुजरात की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। आते हैं 7वें प्रश्न की ओर। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 के तहत किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग जो है वो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। सबसे पहले इसे आप ध्यान रखेंगे। और इसके तहत जो प्रथम स्थान दिया गया है वो बीजापुर को दिया गया है। यहाँ से आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह कौन बीजापुर है? तो यह बीजापुर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो सबसे पहले ये याद रखेंगे कि ये छत्तीसगढ़ का है, यानी पहला स्थान जो प्राप्त हुआ है बीजापुर जिले को, ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। हालांकि इसी में दूसरा स्थान जो है रिभोई को प्राप्त हुआ है जो मेघालय से संबंधित है, और तीसरा स्थान बहराइच को प्राप्त हुआ है जो उत्तर प्रदेश में है। यह पिछड़े क्षेत्रों को विकास के लिए जारी किया जाने वाला एक रैंकिंग है ताकि पिछड़े जिलों को अग्रणी जिला में शामिल किया जा सके। आते हैं 8वें प्रश्न की ओर। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है और इसका सही उत्तर है जेन कैस्टेक्स। जेन कैस्टेक्स को जो है हाल ही में प्रधानमंत्री के लिए चुना गया है फ्रांस में, और फ्रांस के जो राष्ट्रपति है अभी वो इमैनुअल मैक्रोन हैं। आते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान की गई है, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है को चुनना है। आइए देखते हैं इनके 4 बिंदुओं को। पहला, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया, बिल्कुल सही है। दूसरा है, के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिली है, यानी इसके जो हेड थे वो के कस्तूरी रंगन थे, तो ये भी सही है। तीसरा पॉइंट है, स्कूलों में 10+2 के स्थान पर अब 5+3+3+4 के फॉर्मेट में जो है इसे अपनाया जाएगा। और चौथा है, शिक्षा पर जीडीपी का 8% तक खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पे जो गलत उत्तर ढूंढना था, हमें सत्य नहीं है ढूंढना था, तो डी होगा, क्योंकि 8% नहीं बल्कि 6% तक खर्च करने का जो है वो लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आते हैं 10वें प्रश्न की ओर। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नेमीबिया से अफ्रीकी चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु मंजूरी प्रदान की गई। भारत के किस वन्यजीव अभयारण्य में इन चीतों को रखा जाएगा? तो भारत में इसे जो रखने के लिए स्थान चिन्हित किया गया है वो है कुनु पालपुर अभयारण्य। यह कुनु पालपुर अभयारण्य जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इस वन्यजीव अभयारण्य को 2018 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। हालांकि इसका वन्यजीव अभयारण्य का इतिहास काफ़ी पुराना है, लेकिन 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला और हाल ही में ये चर्चा में रहा, क्योंकि यहाँ से अफ्रीका से लाए जाने वाले चीतों को इसमें रखा जाएगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक है उर्जित पटेल। इन्हें आपको याद रखना है क्योंकि ये काफ़ी फेमस राइटर भी हैं, और दूसरा ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है और यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं, चाबहार रेलवे परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चाबहार रेलवे परियोजना के संबंध में आप जानते हैं कि यह भारत और ईरान और अफगानिस्तान के बीच है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट, यह भारत, अफगानिस्तान और ईरान के मध्य त्रिपक्षीय समझौता का हिस्सा है। दूसरा, वर्ष 2016 में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके तहत 628 किलोमीटर लंबी चाबहार जाहेदान लाइन के लिए ट्रैक बिछाई जाएगी। अब आते हैं इसके ऑप्शन की ओर। तो केवल एक सही है, केवल 3 सही, 1 एवं 2, 1, 2, 3। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 1, 2, 3, यानी तीनों सही है। आते हैं 13वें प्रश्न की ओर। आज़ाद पट्टन और कोहाला जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण को लेकर किन 2 देशों के मध्य हाल ही में समझौता हुआ था? तो ये जो प्रश्न है वो काफ़ी विवादित है, क्योंकि भारत की दृष्टि से इसका निर्माण जो है वो POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर क्षेत्र में किया जा रहा है। आप समझ गए होंगे कि यह जो है वो विवाद चीन और पाकिस्तान के बीच समझौते के कारण उत्पन्न हुआ है और भारत इससे नाराज़गी प्रकट करता है। जुलाई 2020 में यह समझौता किया गया है,
जिसके तहत पीओके क्षेत्र में झेलम नदी पर आज़ादपट्टन और कोहाला जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जाएगा। आते हैं 14वें प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में किस भारतीय को शामिल करने हेतु नामित किया है? तो इसका सही उत्तर है अर्चना सोरेंग। अर्चना सोरेंग का संबंध ओडिशा राज्य से है और अर्चना सोरेंग भारत में जलवायु कार्यकर्ता के रूप में काफ़ी चर्चित रहे हैं, जिसके कारण यूएन में जलवायु से संबंधित सलाहकार के रूप में इन्हें नामित किया गया है। आते हैं 15वें प्रश्न की ओर। भारत ने सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य में सड़क निर्माण को लेकर प्रस्ताव रखा है। यह अभयारण्य किस देश क्षेत्र में स्थित है? इसका सही उत्तर है भूटान के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है यह सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य, जहां पर सड़क निर्माण को लेकर के हाल ही में प्रस्ताव रखा गया है। आते हैं 16वें प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा होगिया सोफिया संग्रहालय, जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, यह किस देश में स्थित है? यह होगिया सोफिया संग्रहालय जो है ये तुर्की देश से संबंधित है। बात करें इसके इतिहास की तो रोमन साम्राज्य के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। प्रारंभ में जो है इसे चर्च के रूप में मान्यता दी गई थी, बाद में इसे मस्जिद के रूप में बदल दिया गया था, पुनः फिर इसे बदलते हुए संग्रहालय बनाया गया था और अब पुनः हाल ही में इसे संग्रहालय से पुनः मस्जिद बनाने की घोषणा कर दी गई है। इस प्रकार ये काफ़ी चर्चा में रहा है और यह तुर्की देश से संबंधित है। आते हैं 17वें प्रश्न की ओर। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को जैविक प्रदेश बनाने के लिए मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव मोदी योजना की शुरुआत की गई है? तो ये जो शुरुआत की गई है, ये शुरुआत की गई है लद्दाख क्षेत्र के लिए। लद्दाख क्षेत्र के लिए जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर द्वारा इसकी घोषणा की गई है और अगले 5 वर्षों में इस क्षेत्र को जो है जैविक क्षेत्र के रूप में जो है मान्यता दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इसीलिए इसे मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव के तहत इसे नाम दिया गया है शॉर्टकट मोदी। आते हैं 18वें प्रश्न की ओर। राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसकी जो शुरुआती घोषणा की गई थी उसके तहत इसका आयोजन डरबन में किया जाना था, लेकिन हाल ही में अब इसकी घोषणा की गई है कि इसका आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम में किया जाएगा। इसलिए इसका सही उत्तर होगा इंग्लैंड के बर्मिंघम में किया जाएगा। साथ ही साथ इसके तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो भारत में किया जाएगा। आते हैं 19वें प्रश्न की ओर। वरुण नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के मध्य किया जाने वाला युद्धाभ्यास है? तो ये वरुण जो नौसैनिक अभियान है ये जल सेना के माध्यम से किया जाता है और ये भारत और फ्रांस के बीच होने वाला नौसैनिक अभियान है। हाल ही में इसका आयोजन जो है वो गोवा में किया गया था और गोवा के तटीय क्षेत्रों में जो है भारत और फ्रांस के बीच किया गया था। आते हैं 20वें प्रश्न की ओर। दिसंबर 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? आपको पता होगा कि यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है और भारत का सबसे प्रमुख साहित्यिक पुरस्कार के रूप में इसे जाना जाता है। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 अकीतम अच्युतन को दिया गया है, जो कि मलयालम क्षेत्र के कवि या लेखक हैं। हालांकि इस पुरस्कार की शुरुआत की बात करते हैं तो 1961 में इसकी शुरुआत की गई थी और शुरुआत में ही जी.एस. ग्रुप को सबसे पहली बार जो है यह पुरस्कार दिया गया था। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो दिल्ली सरकार द्वारा एक फैसला लिया गया है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के रूप में इसको नामित किया गया है, अर्थात प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। आते हैं 22वें प्रश्न की ओर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपको पता होगा कि वास्तव में व्यापार को सुगमता सूचकांक से संबंधित है। ये जिस देश में व्यापार की सुगमता अधिक होती है उसी के लिए ये सूचकांक जारी किया जाता है। यह सूचकांक विश्व बैंक अर्थात वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 63rd स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि पहला स्थान जो है वो न्यूजीलैंड को प्राप्त हुआ है। आते हैं नेक्स्ट 23वें प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है ये बाघों के प्रति जो है जागरूकता फैलाने एवं संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से
मनाया जाता है। इसकी घोषणा जो है की गई थी और इसके तहत 19 जुलाई को प्रतिवर्ष जो है यह दिवस मनाया जाता है। तो इसे याद रखेंगे कि बाघों के संरक्षण के प्रति बाघ दिवस का सम्मेलन या समारोह जो है वो मनाया जाता है और यह 29 जुलाई को मनाया जाता है। आते हैं 24वें प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न है, भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमानों की खरीद हेतु समझौता किया है। यह राफेल विमान की निर्माता कंपनी कौन है? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, बोइंग, एयरबस, डसॉल्ट, डेट्रॉयट। इसका सही उत्तर है डसॉल्ट एविएशन। डसॉल्ट एविएशन द्वारा जो है इस कंपनी के द्वारा ही राफेल विमानों का निर्माण किया गया है, जो हाल ही में काफ़ी विवादित भी था और काफ़ी सफल भी देखने को मिल रहा है। आते हैं नेक्स्ट 25वें प्रश्न की ओर। हाल ही में सोनभद्र में 3000 टन स्वर्ण भंडार की खोज की गई है। सोनभद्र किस राज्य से संबंधित है? सोनभद्र वास्तव में एक जिला है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह जिला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और बिहार 4 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। इसके अलावा यह दूसरा सबसे बड़ा जिला है और यहाँ पर हाल ही में स्वर्ण से संबंधित भंडार खोजने की घोषणा की गई थी। तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आते हैं 26वें प्रश्न की ओर। स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने हेतु किस संस्था द्वारा संचालित स्टार्स कार्यक्रम को भारत में भी लागू किया गया है? इसका सही उत्तर है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक द्वारा स्कूल के शिक्षकों को ज्ञान प्रदान करने एवं शिक्षा देने की कला को विकसित करने के उद्देश्य से स्टार कार्यक्रम को जो है शुरू किया गया है और इसके जो शुरू करने वाली संस्था है वो है वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक। आते हैं 27वें प्रश्न की ओर। 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन वर्ष 2021 में कहाँ किया जाएगा? आपको पता होगा कि विज्ञान कांग्रेस के माध्यम से विज्ञान के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। इसके तहत 2021 में 3 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी के बीच जो है इसका आयोजन किया जाएगा और ये आयोजन पुणे में किया जाएगा इस बार। तो आपको याद रखना है, पुणे में 3 से 7 जनवरी के बीच 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा। आते हैं 28वें प्रश्न की ओर। हाल ही में जारी सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत भारत में इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार माना गया है? तो इसका सही उत्तर आपको जो है ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आर्टिकल 19, 20, 21 और 32। इसका सही उत्तर है आर्टिकल 19 यानी अनुच्छेद 19 के तहत जो स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, इसी के अंतर्गत इंटरनेट सेवा का मौलिक अधिकार भी प्राप्त हो गया है। इसकी घोषणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई है। आते हैं 29वें प्रश्न की ओर। एसीम पोर्टल। एसीम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो एसीम पोर्टल जो है वो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किया गया है। आपको यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु ये याद रखना है कि लॉकडाउन की परिस्थितियों के बीच जिस प्रकार से रोजगार घटे हैं, उन्हीं रोजगारों को बढ़ावा देने एवं रोजगार सृजन के प्रति प्रोत्साहन करने के लिए इस पोर्टल का निर्माण किया गया है ताकि रोजगारों की तलाश की जा सके एवं नए रोजगार सृजित किए जा सके। आते हैं 30वें प्रश्न की ओर। चर्चा में रहे IM विजयन का संबंध किस खेल से है? IM विजयन भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन रह चुके हैं, अर्थात IM विजयन जो हाल ही में चर्चा में थे वह फुटबॉल खेल से संबंधित है। आते हैं 31वें प्रश्न की ओर। 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस का थीम क्या था? तो आपको सबसे पहले तो ये याद रख लें कि 22 मार्च को जो है वो जल दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है और जल के प्रति जागरूकता फैलाने अर्थात फ्रेश वाटर के संरक्षण और जागरूकता के उद्देश्य से इसको प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस बार जो इसका थीम था वो था जल और जलवायु परिवर्तन, तो इसे याद रखेंगे। आते हैं 32 प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है? तो 6ठी अनुसूची में जो शामिल करने के लिए जो मांग की जा रही है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य द्वारा की जा रही है। इससे पहले आपको बता दें कि 6ठी अनुसूची में केवल 4 राज्य शामिल हैं जिनका नाम इस प्रकार है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके ही साथ अरुणाचल प्रदेश द्वारा भी ये मांग की जा रही है कि उसे भी 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए, क्योंकि 6ठी अनुसूची में शामिल होने से वहाँ के जनजातियों के लिए विकासात्मक कार्य करना आसान हो जाएगा। आते हैं 33वें प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर
किस क्षेत्र को 1000 दिन में भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक स्थापित करने की घोषणा की गई। तो 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह घोषणा लक्षद्वीप से संबंधित है, अर्थात लक्षद्वीप को इंटरनेट माध्यम से जोड़ने के लिए 1000 दिन के अंदर जो है पानी के नीचे यानी समुद्र के नीचे से जो है ऑप्टिकल फाइबर लिंक स्थापित करने की घोषणा की गई है, ताकि लक्षद्वीप में इंटरनेट की तेज सेवा बहाल की जा सके। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हमारा 34वां प्रश्न। किस मंत्रालय द्वारा सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में इसका जो लॉन्चिंग है वो किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो आप इसे सबसे पहले याद रखेंगे कि ये घोषित किया गया है रक्षा मंत्रालय द्वारा, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी घोषणा की और इसे लागू किया है। आते हैं अगले पॉइंट में, और किस देश के समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण वहां पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है मॉरिशस। मॉरिशस क्षेत्र से एक जापानी जहाज से तेल रिसाव होने के कारण इस प्रकार की घोषणा की गई। तेल की बड़ी मात्रा हिंद महासागर के ऊपर तैरने लगी, जिसके कारण मॉरिशस के आसपास के क्षेत्रों में तेल ही तेल हो गया, जिससे जलवायु परिवर्तन की खतरा उत्पन्न हो गया और पर्यावरणीय समस्या को देखते हुए यहाँ पर्यावरणीय आपातकाल लागू कर दिया गया। आते हैं अगले पॉइंट की ओर। इजराइल यूएई शांति समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? आइए देखते हैं कौन से कथन सही नहीं हैं। पहला है, इजराइल से समझौता करने वाला यूएई पहला खाड़ी देश बन गया है। तो कई देशों के साथ बातचीत तो जरूर थी, लेकिन समझौता जो है वो करने वाला पहला यूएई देश बना। इसे अब्राहम समझौता भी कहा गया है। तथा तीसरा पॉइंट है, इजराइल तथा जॉर्डन के बीच स्थित वेस्ट बैंक क्षेत्र को इजराइल के अधिकार में कर दिया गया है। अब आते हैं ऑप्शंस की ओर। केवल एक सही है, केवल 3 सही है, 1 एवं 2 सही है, 2 एवं 3 सही है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो सही उत्तर ये है 1 एवं 2 सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि इसके तहत जो है इजराइल एवं जॉर्डन के बीच स्थित वेस्ट बैंक पर इजराइल का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि इजराइल ने इस पर अपना दावा त्याग दिया है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 37वें प्रश्न में आते हैं, हाल ही में भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के महानियंत्रक लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को, जो कि एक महत्वपूर्ण पद होता है कैग का, और इन्हें अगस्त 2020 में चुना गया है। आते हैं 38वें प्रश्न की ओर। दुनिया में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो आपको पता होगा कि मुथैया मुरलीधरन सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे, लेकिन बात यहाँ हो रही है सबसे तेज गेंदबाज, जो तेज बॉलिंग करने वाले गेंदबाजों में 600 विकेट लेने वाले एकमात्र गेंदबाज बने हैं, वो है जेम्स एंडरसन, जो कि इंग्लैंड से तरफ से खेलते हैं। इन्होंने 156 मैचों में यानी 156 टेस्ट मैचों में ये कारनामा कर दिखाया है। आइए 39वें प्रश्न की ओर आते हैं। किस राज्य के प्रसिद्ध मंडोली केला, हरमल मिर्च एवं खेज मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आपको पता होगा कि ज्योग्राफिकल जो है इंडिकेशन के लिए जीआई टैग दिया जाता है, और यह जो आप 3 नाम देख रहे हैं, मंडोली केला, हरमल मिर्च और खेज मिठाई, ये तीनों जो है वो संबंधित है गोवा राज्य से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गोवा। आते हैं 40वें प्रश्न की ओर। पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस राज्य में ग्रीन एजी प्रोजेक्ट लॉन्च की है? तो ग्रीन एजी प्रोजेक्ट जो है ये लॉन्च किया गया है मिजोरम में, और इस प्रश्न का सही उत्तर है मिजोरम। इसमें मुख्य रूप से कृषि से होने वाले प्रदूषण या उत्सर्जन को कम करने के लिए जो है ग्रीन एजी प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है वो मिजोरम राज्य में की गई है। आते हैं 41वें प्रश्न की ओर। हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो नुआखाई फसल उत्सव जो है इसका आयोजन हाल ही में ओडिशा में किया गया है, और इसलिए इसका जो आयोजन किया गया वो धान की फसल के लिए स्पेशली किया गया है कि धान की फसल की कटाई के समय धान के इस नए पौधों से प्राप्त अनाज का जो है उपयोग मिष्ठान के रूप में किया जाता है, मिठाइयों के रूप में बनाने के रूप में, या मीठे पकवान बनाए जाते हैं, और उसको खा करके जो है इस उत्सव को मनाया जाता है। अर्थात ये फसलों के स्वागत में मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह त्यौहार जो है वो छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। अभी फिलहाल जो मनाया गया है वो ओडिशा में मनाया गया है।
जिसके ऊपर प्रधानमंत्री द्वारा भी बधाई दी गई थी। आते हैं 42वें प्रश्न की ओर। केरल सरकार द्वारा पहली बार समुद्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है प्रतीक्षा। वास्तव में प्रतिवर्ष केरल में मछली पकड़ने के क्रम में कई नाव दुर्घटना होते हैं और बड़ी संख्या में मछुआरे मारे जाते हैं। ऐसे में मछुआरों को बचाने एवं मछुआरों को जो है समुद्र में एम्बुलेंस जैसी सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही ये प्रतीक्षा नामक जो है एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। तो राज्य याद रखेंगे केरल और नाम याद रखेंगे प्रतीक्षा। आते हैं 43वें प्रश्न की ओर। 43वां प्रश्न है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है 10 अगस्त को। वास्तव में यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है और इसके माध्यम से विश्व में जैव ईंधन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि ये प्रदूषण रहित होते हैं। आते हैं 44वें प्रश्न की ओर। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन उसमें शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है मरियप्पन टी, दूसरा ऑप्शन है विनेश फोगाट, तीसरा है मनिका बत्रा और चौथा है जसप्रीत बुमराह। इसका सही उत्तर जो है वो है जसप्रीत बुमराह। इन्हें जो है यह पुरस्कार इस वर्ष नहीं दिया गया है, जबकि इसमें जो 5 पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में मरियप्पन है, विनेश फोगाट है, मनिका बत्रा है, रोहित शर्मा है एवं रानी रामपाल हैं। ये 5 व्यक्ति हैं जिन्हें इस बार राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। आते हैं 45वें प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में बुंदेलखंड में जल संकट की समझौता को दूर करने के लिए जो है यह समझौता जो है वो इजराइल के साथ किया गया है। आपको पता होगा कि इजराइल अपने जो है समुद्री जल को जो है अच्छे से उपयोग करने एवं ड्रिप सिंचाई तथा जल की संकट को दूर करने के लिए कई नवीन तकनीकों के लिए इजराइल को जाना जाता है। आते हैं 46वें प्रश्न की ओर। पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक कौन है? तो सियासत में सदस्यता ये पुस्तक जो है वो लिखी गई है विजय कुमार चौधरी के द्वारा, जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं और इनके ही विचारों पर आधारित है पुस्तक सियासत से सदस्यता। आते हैं नेक्स्ट 47। निम्नलिखित अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित व्यक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो आपको ईशान शर्मा क्रिकेट, मनु भाकर शूटिंग, सुयश जाधव पैरा तैराकी से संबंधित है, जबकि दीप्ति शर्मा का संबंध हॉकी से नहीं है। तो इस प्रकार से इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। 48 प्रश्न की ओर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बिहार में किस जिले में नए एम्स की स्थापना की मंजूरी दी गई है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है, जिसके बाद पटना के बाद जो है दरभंगा में जो है एम्स बनाने की घोषणा की गई है। तो अभी जो एम्स है वो कहाँ है? वो पटना में है और दूसरा एम्स का निर्माण जो है वो कहाँ किया जाएगा? तो ये दरभंगा में किया जाएगा। आते हैं 49वें प्रश्न की ओर। विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? ऊपर से प्रथम, ऊपर से द्वितीय, नीचे से प्रथम, नीचे से द्वितीय। इसका सही उत्तर है ऊपर से द्वितीय। ऊपर से द्वितीय से तात्पर्य ये है कि पहला स्थान अमेरिका का है जहां सबसे अधिक सड़कों की लंबाई है, दूसरा स्थान जो है वो भारत को प्राप्त है, जबकि तीसरा स्थान चाइना का है। आते हैं इस श्रृंखला में अंतिम प्रश्न की ओर। प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली की जांच हेतु किसके राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश द्वारा एस्पेरो पोर्टल की शुरुआत जो है वो की गई है? तो प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली की जांच हेतु जो है ये एस्पेरो पोर्टल जो है वो शुरू किया गया है। वो शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा जो है अगस्त 2020 में जो है इसको जारी किया गया है और इसके माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली की जांच की जा सकेगी। तो आज का ये जो है हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा इस एडुटेरिया की मुहिम में आप भी जुड़े और एक पौधा एडुटेरिया का नाम ज़रूर लगाएं, ताकि पर्यावरण को हम लोग संरक्षित कर सकें और पर्यावरण का मूल्य चुका सकें। इसके अलावा आप इस वीडियो के इस PDF को भी जो है डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल एडुटेरिया टेस्ट सीरीज से आप जुड़ करके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एडुटेरिया टेस्ट सीरीज से जुड़ जाइए और इस PDF को भी प्राप्त कीजिए।
इसके अलावा आने वाले 25 दिनों तक लगातार ये श्रृंखला जारी रहेगी और 25 सेट के रूप में आपको ये पूरे करेंट अफेयर्स के जो 1250 प्रश्न हैं ये उपलब्ध कराए जाएंगे। और अगर आप इस बुक को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी दुकान या फ्लिपकार्ट से भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, एडुटेरिया से जुड़ने के लिए, इस वीडियो श्रृंखला में पार्टिसिपेट करने के लिए। कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें ताकि और अधिक दोस्तों को प्राप्त हो सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।